महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। पाठ्यक्रमानुसार हिंदी साहित्य, बीए सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4। आधुनिक कथा साहित्य। इकाई 2। पहला अध्याय। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था एक कालजयी रचना है। कालजयी रचना वो होती है जो समय की सीमाओं से परे होती है और हर युग में अपनी प्रासंगिकता और लोकप्रियता बनाए रखती है। ये दो शब्दों काल अर्थात समय और जयी अर्थात विजेता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समय को जीतने वाली। ऐसी रचनाएं अपने काल के साथ साथ भविष्य में भी लोगों को प्रभावित करती हैं और उनका महत्व कम नहीं होता। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जो अपनी प्रेमिका के वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ये कहानी 5 भागों में विभाजित है और इसकी कथा वस्तु फ्लैशबैक तकनीक पर आधारित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म 1884 ईस्वी, देहावसान 1922 ईस्वी। आधुनिक हिंदी गद्य को वैविध्यपूर्ण एवं गौरवपूर्ण बनाने में जिन लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुलेरी के पूर्वज कांगड़ा के गुलेर गांव के निवासी थे, किंतु उनके पिता शिवराम शास्त्री जयपुर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। गुलेरी जी का जन्म समृद्ध तथा विद्या संपन्न परिवार में हुआ। गुलेरी जी में मेधा और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में उनकी गहरी पैठ थी। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने 1904 से 1907 के बीच इन विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे। उनके पुराने हिंदी शीर्षक निबंध का तो ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के पंडित थे तथा उनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। 20-21 वर्ष की अल्प आयु में ही गुलेरी जी ने जयपुर से समालोचक नामक पत्र का संपादन कर हिंदी समीक्षा को आगे बढ़ाया। हिंदी में उन्होंने काव्य, निबंध, कहानी समीक्षा आदि विधाओं में लेखन किया तथा शुद्ध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां ही लिखीं। सुखमय जीवन कहानी 1911 में भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई। बुद्ध का कांटा व्यंग से परिपूर्ण कहानी है। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती है। उनकी कुछ रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हुई हैं। उसने कहा था कहानी का परिचय। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारिणी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से ये एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्धभूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ है। व्यंग का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, दिशज उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में प्रमुख पात्र और उनकी भूमिकाएं इस प्रकार हैं। लहना सिंह, कहानी का नायक, जो सूबेदारणी से बचपन से प्रेम करता है और युद्ध में उसके पति और बेटे की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। सूबेदारिणी, लहना सिंह की प्रेमिका और बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी। वो लहना सिंह से वचन लेती है कि वो उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारिणी का पति और सेना में लहना सिंह का अधिकारी। बोधा सिंह, सूबेदारिणी और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अतर सिंह, लहना सिंह का मामा। वजीरा सिंह, लहना सिंह का साथी सैनिक, जो उसे घायल होने के बाद मदद करता है। लपटन साहब,
ब्रिटिश सेना का अधिकारी जो बाद में जर्मन जासूस निकलता है। कीरत सिंह, लहना सिंह का साथी सैनिक। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चींध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चर और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बंबू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वो रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार परदेसी से गुंथ रहा था जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के ही यहाँ रहता हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। उसने कहा था। भाग 2। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गईबी गोली से बचे तो कोई लड़े? नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि कत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो।
पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हटाने का कमान किया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में जड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उधमी, उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहां बुला लोगे? यही वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लुल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाला होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरुक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो, कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी झरसी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार जर्सी उतराने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूं कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका।
लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहें इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेटें निकालकर लगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका मत्था भनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? बेशक नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सहारा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्द, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए, धावा है। सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आएं, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो, हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुरक मौलवी मेरे गांव में आया था
औरतों के बच्चे होने के तालीस बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलाराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोंड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वो खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी दी फतह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खां दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेट रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड से अस्पताल नजदीक था, इसीलिए मामूली पटकी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्राह रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाती नहीं थे। ये देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे।
25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर से होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, लहना, सूबेदारिनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारी ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारिनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारिनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारिनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हां। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हां, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस, अब के जाड़े में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम, 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह।